सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम संविधान के पार्ट बी में चलेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की कि जो संविधान का पार्ट ए है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें संविधान का परिचय, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इत्यादि जो चैप्टर्स हैं उससे लगभग 10 में से 6 प्रश्न आने की संभावना होती है। और उसके बाद जब पार्ट बी को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो एक विस्तृत और विशाल चैप्टर है। उसके बाद राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और उसके बाद हम आयोगों को देखते हैं, अन्य बातों को देखते हैं। तो आज का हेडिंग आप सभी बना लेंगे। देखिए, संघ की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, इस पर चर्चा होगी। अध्याय शायद 9वां हो सकता है। पार्ट बी, एवं न्यायपालिका। यह हमारा शीर्षक रहेगा। अब भाग के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि जैसे भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, सबको याद हो गया होगा। भाग 2 में क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक राज्य के डीपीएसपीज हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। 51 क में क्या है, भाग 4 क 51 क में मौलिक कर्तव्य है। अब 51 के बाद 52 नंबर से शुरू होगा, तो 52 नंबर से भाग 5 शुरू होगा। तो एक बात याद रखना है, यदि चैप्टर के दृष्टिकोण से, संवैधानिक भाग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेक्शन भाग 5 में पड़ेगा और आर्टिकल 52 से लेकर 147 के बीच पड़ेगा। इसको याद रख लेना है, साथ में लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए। 52 से लेकर मूल बातों पर आ जाते हैं। भाग 5 की हम चर्चा कर रहे थे, 52 से लेकर 147, इसको याद रखना है। इसमें 3 बातें हैं। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले है संघ की कार्यपालिका, लिख भी सकते हैं साथ साथ। उसके बाद है संघ की विधायिका, और उसके बाद है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, 3 खंड को यहां देखना है। अब कहीं पर पार्ट बी जरूर लिख दीजिए कॉपी में, याद रहेगा कि यहां से खंड बी की शुरुआत है। बहुत विस्तृत खंड है और इस खंड को हर एक भारतीय को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में नागरिक होने के नाते यह पता होना चाहिए कि सिस्टम चलता कैसे है। जो पार्ट ए का हिस्सा है उसमें संविधान की प्रकृति को देखते हैं
कि संविधान किस प्रकृति का है और संविधान जनता को क्या देता है। पार्ट बी में देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान काम कैसे करता है, अपने नीतियों को लागू कैसे करता है, किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है अथवा अप्रत्यक्ष है, और हम जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं उस प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को आगे कैसे संचालित किया जाता है। इन सब बिंदुओं पर हम यहां काम करते हैं। आगे चलेंगे। इसमें ध्यान रखना है क्या सब पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले तो राष्ट्रपति को पढ़ना है, उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, और साथ में भारत के महान्यायवादी को जरूर देख लेंगे, और ये सब कार्यपालिका के अंदर में आ जाएगा। लेकिन जब विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका का सीधा फॉर्मूला है, विधायिका बराबर राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल्स विधायिका। याद रह जाएगा सबको। मैं लिखवा देता हूं आज। कई बार साक्षात्कार में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट दंग रह जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया। तो इसको क्रिस्टल क्लियर तैयार रखना है। न्यायपालिका सबको पता है, न्यायपालिका जानते ही हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर और अनुमंडल के व्यवहार न्यायालय तक न्यायपालिका का हिस्सा है। और पंचायती राज में सरपंच का जो पद है वह न्यायपालिका का पंचायती राज स्तर का हिस्सा है। ठीक है, ये सबको ज्ञात होगा। तो सबसे पहले एक दो लाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। ये सबने नोट कर लिया है बेसिक। लिखिए, राज व्यवस्था का वह अंग, राज व्यवस्था का वह अंग, वह अंग जो जो नीति निर्माण, राज व्यवस्था का वह अंग जो नीति निर्माण, नीति निर्माण, कॉमा, नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन एवं एवं विधियों के क्रियान्वयन का कार्य करे। विधियों के, विधि मतलब लॉज, कानून, विधियों के क्रियान्वयन का कार्य करे, उसे कार्यपालिका कहते हैं। उसे कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या काम है? इसका काम है नीतियों का क्रियान्वयन करना, नीतियां बनाना। लेकिन कानून बनाने का कार्य किसका है? विधायिका का है। इसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए। देखिए, कार्यपालिका, कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए, कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए, नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। नोट में लिखिए। अब देखिए, भाग 5 में क्या है? 52 से 147 तक है, तीनों है। कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो अलग अलग भी पता होना चाहिए कि कार्यपालिका इसमें कहां से कहां तक है। तो नोट में लिख दीजिए, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78, 52 से 78, 78 तक, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संघ के कार्यपालिका का उल्लेख है। उल्लेख है, सबको याद रहना चाहिए। अब 52 से 78 तक कार्यपालिका है, तो जाहिर सी बात है कि विधायिका कहां से शुरू होगी? 79 से होगी।
79 से लेकर कहां तक होगी? वेरी गुड, 123 तक होगी। 124 से लेकर 147 तक लिख ही दीजिए, सब भाग 5 में ही है। 79 से 123 तक विधायिका है और न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक है, जिसको आगे देखा जाएगा। पार्ट वाइज भी याद रख लीजिए, सब पार्ट 5 भाग 5 में है। ठीक है, एक नोट लिखिए इसके बाद। नोट में लिखिए संसद या विधायिका। संसद या विधायिका दोनों एक ही हैं। संसद या विधायिका बराबर राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद या विधायिका बराबर राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, अब आते हैं कार्यपालिका में। थोड़ा डिफाइन करके और देखते हैं कि इसमें क्या सब आ सकता है। आर्टिकल हमने समझ लिया। आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक है? 78 तक है। 52 टू 78 भाग 5 कार्यपालिका। कॉपी में केंद्र में लिखेंगे कार्यपालिका, और इसमें यह देखा जाएगा इसमें हमें क्या पढ़ना है। यह है भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद नंबर 2 पर पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तीन में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। चार में देखेंगे मंत्रिपरिषद। इसके लिए अच्छा शब्द हो सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और 5 में देखेंगे महान्यायवादी। 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 ठीक है, इतने का अध्ययन यदि कर लेंगे तो कार्यपालिका पर पकड़ बन जाएगी। इन पांचों का कार्यपालिका में बड़ा रोल है। फिर आगे चलकर विधायिका को देखा जाएगा। राष्ट्रपति चूंकि यहां पढ़ ही लेंगे तो अलग से विधायिका में राष्ट्रपति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यदि लोकसभा को देख लीजिएगा और राज्यसभा को समझ लीजिएगा तो विधायिका भी समाप्त हो जाएगा। और फिर न्यायपालिका को देखेंगे सबसे लास्ट में, 124 से 47 भाग 5। हेडिंग में लिखिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। लिखिए संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान, कॉमा, संवैधानिक प्रधान, कॉमा, विधायिका का महत्वपूर्ण अंग। विधायिका का महत्वपूर्ण अंग एवं भारत के प्रथम नागरिक। भारत के प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति का उल्लेख, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कीजिएगा। भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। इसको हर हाल में याद रखना है, बार बार पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 52 में है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। कमांडर भी होता है। ठीक है, यह था परिचय। कुल मिलाकर यह याद रखना है कि राष्ट्रपति भारत रूपी परिवार का मुखिया है, चीफ है। ठीक है, और वो नजर बनाए रखता है कि कौन क्या कर रहा है, एक ग्रैंडफादर की तरह। जैसे परिवार में दादा का रोल है। ठीक है, तो जैसा कैसा रोल है, शरीर में शक्ति नहीं है तो राष्ट्रपति के पास भी शक्ति नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन सबको फटकारने की, डांटने की और अंतिम साइन करने की ताकत रखते हैं। भारत में ये स्थिति है, और लगभग उस हर देश में जहां संघात्मक या क्वासी फेडरल शासन है, वहां राष्ट्रपति कुछ ऐसा ही है। अब लिखिए इसके बाद हेडिंग में योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन, इस सब को रट के रखना है। योग्यता, सबसे पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। लाभ के पद पर नहीं हो। नॉट इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं हो। अब लाभ का पद क्या है, इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ठीक से की है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, लाभ के पद की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में, लाभ के पद की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, एक और क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यह था योग्यता। अब हेडिंग में लिखिए कार्यकाल, टेनर या टेन्योर, कार्यकाल लिखिए, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक है। दूसरा पॉइंट, पुनः निर्वाचन, ब्रैकेट में री इलेक्शन भी हो सकता है। पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। कल भी मैंने एक चर्चा की थी पॉइंट पर कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा उस पद के लिए खड़ा हो सकता है या नहीं, इस पर संविधान मौन है, चुप है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका फायदा उठाकर कोई दोबारा बन भी सकता है, और ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी नोट में लिख सकते हैं आप। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो पुनः निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पुनः निर्वाचित हुए थे। ठीक है, राष्ट्रपति की कड़ी में क्या होता है,
नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, इसको भी लिख दीजिए नोट नंबर 2 में। देखिए नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। ब्रैकेट में लिख दीजिए निर्विरोध चुने गए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और ब्रैकेट में लिख दीजिए निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने गए थे। नोट नंबर 3, इसमें लिखिए वीवी गिरी। वीवी गिरी, गहर्षिकर रहर्षिकर। वीवी गिरी पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए थे, जो निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए थे एवं अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांगा था। अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांगा था एवं ट्रेड यूनियन से भी जुड़े थे। ट्रेड यूनियन से भी जुड़े थे। ब्रैकेट में नोएडा। ट्रेड यूनियन से भी जुड़े थे। ठीक है, एक पॉइंट वहीं पर ऐड कर दीजिए। ट्रेड यूनियन एक्ट, तीर का चिन्ह 1926। 1926 लिखिए हेडिंग में शपथ। शपथ इंग्लिश में लिख सकते हैं ओथ, OATH, ओथ। इसमें लिखिए संविधान की रक्षा का शपथ। संविधान के रक्षा का शपथ राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संविधान की रक्षा का शपथ भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं एवं उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र की एक कॉपी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी जाती है। एक कॉपी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी जाती है। हेडिंग में लिखिए वेतन, सैलरी। देखिए राष्ट्रपति को वेतन
वेतन संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है जो वर्तमान में 5 लाख रुपए मासिक है। जो वर्तमान में 5 लाख रुपए मासिक है। हेडिंग में लिखिए निर्वाचन। लिखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। COLLAG लिखना है या ईजी, ईजी होना चाहिए इसमें। कॉलेज नहीं, कॉलेज कहते हैं इसको। थोड़ा इसको मैं ठीक कर देता हूं, कॉलेज वाला ही कॉलेज होगा इसमें। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है जिसमें जिसमें इसको याद रखना है कौन कौन हिस्सा ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए। जिसमें लोकसभा लोकसभा राज्यसभा, अंडरलाइन करते चलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा मतदान में नहीं ले सकते। और यही परीक्षा का क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं कर सकता। तो लोकसभा के निर्वाचित मेंबर करेंगे, राज्यसभा के करेंगे, विधान सभा के करेंगे, लेकिन विधान परिषद वाले नहीं आएंगे इसमें। इसको हर हाल में याद रखना होगा। ठीक है, इसमें स्टार देकर एक पॉइंट लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 54 और 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसको याद रखना पड़ेगा। लिखिए अनुच्छेद 54 तीर का चिन्ह, इसके बाद तीर का चिन्ह। कोई बता सकता है कि 54 में क्या लिखा हुआ है? कोई भी? चौवन में केवल इतना ही नहीं लिखा हुआ है, निर्वाचन तो होगा ही। 54 और 55 दोनों में निर्वाचन की चर्चा है, लेकिन 54 में है क्या स्पेशल? किस बात की चर्चा है? वेरी गुड। इसमें इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा, कौन हिस्सा लेगा। तो 3 तरह के लोग हिस्सा ले सकते हैं, जो आपके ने अभी लिखा भी है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के मेंबर ये हिस्सा ले सकते हैं। विधान परिषद वाले नहीं आएंगे। ये 54 में है, तीर का चिन्ह देकर लिख दीजिए 54 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार किसको होगा? किसको होगा? आर्टिकल 55 इसमें क्या लिखा हुआ है? पचपन में एक अभ्यर्थी, दोबारा से बताइए थोड़ा माइक पास लेकर। 55 में आपने कुछ उत्तर दिया है।
वेरी गुड। हाँ, ये सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी। तो इसको लिख दीजिए 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या होगी? ब्रैकेट में लिख सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, यही है 55 में। एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। प्रणाली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। भारत में ऐसे कौन कौन से यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें विधानसभा होता है? वेरी गुड, दिल्ली और पुडुचेरी में होता है। तो एक बात ध्यान रखना है, 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट दे सकते हैं। इसको नोट में लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तीन तो हैं ही, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा, ये भी शामिल है। नोट में लिख दीजिए 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कहा गया कहा गया कि पुडुचेरी दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव में मतदान में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आपने देखा कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, 54 और 55 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में है, इसको याद रखना है। अब लिखिए हेडिंग में लिखिए चुनाव पद्धति, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। चुनाव पद्धति, सबसे पहला पॉइंट लिखिए अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय पद्धति, तीसरा। और चौथा लिखिए हस्तांतरणशील, यूनिट ट्रांसफेरेबल। हस्तांतरणशील। देखिए यह पद्धति आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से लिया गया था, जिसे हेयर ने दिया था। अतः इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। हेयर पद्धति भी कहा जाता है।
एयर पद्धति भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है या एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ये क्या होता है। तो नीचे लिख दीजिए, लिखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति का फॉर्मूला। लिखिए कोटा बराबर, इसमें कोटा शब्द यूज किया जाता है, कोटा बराबर एक प्लस एक प्लस डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या बट्टे कुल निर्वाचित कुल निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या प्लस एक। कुल निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या प्लस एक, प्लस एक। नीचे लिखिए एक विधायक का मत मूल्य बराबर, मतलब एक विधायक की वोट की वैल्यू, एक विधायक का मत मूल्य बराबर, मत मूल्य बराबर वोट वैल्यू इक्वल्स राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने 1/1000, 1/1000। ठीक है, यह एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है इसमें। आगे लिखिए एक सांसद के वोट का मूल्य बराबर, एक सांसद के वोट का मूल्य बराबर सभी राज्यों के सभी विधायकों का, सभी राज्यों के सभी विधायकों का कुल मत मूल्य, सभी राज्यों के सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बट्टे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, संख्या। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कि पहले हम एक क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोटा निकालते हैं। कहीं पर लिख दीजिएगा राष्ट्रपति चुनाव में कोटा 50% से अधिक मतों का होता है, लिख दीजिएगा राष्ट्रपति चुनाव में कोटा 50% से अधिक मतों का होता है। अब एक कोटे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक विधायक का जितना वोट वैल्यू है उसके बेसिस पर एक सांसद का वोट वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर तय किया जाता है कि वोट वैल्यू कितनी बनी। वो पॉइंट में आता है हर समय, देखिएगा चुनाव में स्कोर मिलते हैं, और स्कोर के हिसाब से जो रैंक 1 पर होता है उसी को राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, एवं एवं
15,000 रुपए की जमानत राशि को आरबीआई के नाम से जमा करना पड़ता है। ठीक है, 15,000 रुपये आरबीआई के नाम जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग कहते हैं जो प्रकृति में जो प्रकृति में अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल है, प्रकृति में अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा आर्टिकल 61 में है, जो अमेरिका से लिया गया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा आर्टिकल 61 में है, 61, जो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर पुनः चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर पुनः चुनाव होते हैं। पुनः चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर पुनः चुनाव कराए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि 5 साल पूरा कर लेगा तो अगली अगली बार फिर इलेक्शन होगा। चुनाव कराए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है, कार्यकाल यदि पूरा न कर सके तो भी चुनाव होते हैं। जैसे राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति की कार्यकाल में मृत्यु हो जाए, या कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थितियों में भी चुनाव करवाना पड़ता है। तो शॉर्ट में लिख दीजिए, रिक्तियों की प्रक्रिया, तीर का चिन्ह, रिक्तियों की प्रक्रिया, तीर का चिन्ह, इसमें लिखे त्यागपत्र, त्यागपत्र, सेवा काल में मृत्यु, सेवा काल में मृत्यु, निर्वाचन रद्द हो जाना, निर्वाचन रद्द हो जाना, महाभियोग इत्यादि। ठीक है, अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, या मृत्यु हो गई, या महाभियोग लग गया, तो इस कंडीशन में पद कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजेआई संभालेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे, वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज हैं वो संभालेंगे। इसको लिख दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर क्रमशः क्रमशः उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौमा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजेआई ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख दीजिए एकमात्र व्यक्ति हिदायत उल्लाह, ब्रैकेट बंद, एकमात्र व्यक्ति हिदायत उल्लाह, और उसके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश पद को संभाल सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है।
एक शब्द है कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब कि जब जब तक राष्ट्रपति पद में नहीं है तत्काल किसी व्यक्ति को चार्ज दे देना। तो हेडिंग में लिखिए एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब इसमें क्या है, ये मैक्सिमम 6 माह तक रह सकते हैं। इनको वो सभी सुविधा मिलेगी जो राष्ट्रपति को मिलती है, केवल पेंशन नहीं मिलेगा, इसको याद रखना है। इसमें लिख दीजिए अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, ACTING। अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं। वेतन, भत्ता और आवास राष्ट्रपति के जैसा मिलेगा। वेतन, भत्ता और आवास राष्ट्रपति के जैसा मिलेगा। ठीक है, केवल पेंशन नहीं मिलेगा, केवल पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक दो बातें और समझ लीजिए। अभी जैसे आपने एकल संक्रमणीय मत पद्धति में एक वोट की वैल्यू ज्ञात की कि विधायक का एक वोट कितना मूल्य रखता है और सांसदों का एक वोट कितना मूल्य रखता है, तो उसमें जो जनसंख्या है वो किस साल की जनगणना के आधार पर, तो इसको लिख देते हैं नोट में। नोट में लिख दीजिए अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण के माध्यम से, अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण के माध्यम से, एक स्पष्टीकरण के माध्यम से यह बताया गया है कि विधायकों के मतों की गणना हेतु, विधायकों के मतों की गणना हेतु जनसंख्या का संबंध, जनसंख्या का संबंध 1971 की जनसंख्या से है। 1971 की जनसंख्या से है। ब्रैकेट में लिख दीजिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कहा गया था कि 2000 की बाद, 2000 ईस्वी के बाद, 2000 ईस्वी के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक, पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। पता ही समझ में कि 2000 के बाद जो कोई पहली जनगणना होगी तब तक क्या किया जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बेसिस पर 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। आगे लिखिए लेकिन 84वें 84th संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। याद रखेंगे इसको। मतलब अभी जो एक विधायक के वोट की मतगणना होती है, वोट वैल्यू की गणना होती है, उसका बेस किस साल की आबादी है, 1971 है कि 2011 है, क्या होगा? वेरी गुड, 1971 होगा। 2026 तक 1971 प्रभावी रहेगा। उसके बाद फिर एक संशोधन होगा, फिर बताया जाएगा कि अब 2011 वाला होगा, क्योंकि अभी 21 वाला आया नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से। अभी तो केवल
केंद्र सरकार ने लगभग 15 दिन पहले सर्कुलर जारी किया था उसका, तो अभी तो होने में 2-3 वर्ष लग जाएंगे। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है, यदि इसमें लेट हुआ तो 2011 को बेस माना जा सकता है। इस बेसिस पर वोटों के मत वैल्यू की गणना हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए स्टार देकर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों कर दीजिए वहां पर। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, हेडिंग में लिखिए महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब ये कैसे होगा? तो हमारे देश में दो सदन हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा। सबको पता होगा, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, जनता का सदन भी कहते हैं। किसी एक सदन में यदि 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया कि महाभियोग लगना चाहिए, तो प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एक सदन ने 1/4 से साइन किया, तो दूसरा सदन यदि उसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। इसकी यह शर्त है, लिख दीजिए। यह प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, जिसकी दो शर्तें हैं। यह प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, जिसकी दो शर्तें हैं। जिसकी दो शर्तें हैं। पहला पहला सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। हस्ताक्षर हो। दूसरा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। दिया जाए। अब लिख दीजिए अगला पॉइंट। अब देखिए, एक बात और ध्यान रखना है, 1/4 लोगों के साइन करने से महाभियोग की बात उठेगी। अब जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 1/4 लोगों ने साइन कर दिया, तो राज्यसभा को भी वोट करना पड़ेगा पहले 2/3 से, पास वहां भी कराना पड़ता है, और फिर लोकसभा का भी 2/3 होगा। इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा बच जाएगा, उसको वो भी करना पड़ेगा पूरा। तो इस बात की प्रबल संभावना होती है कि जिस सदन में 1/4 लोगों ने आवाज उठा दी, वहां वो पास हो ही जाता है लगभग। अगले सदन की प्रतीक्षा रहती है कि दूसरा पास करेगा कि नहीं करेगा। तो अगला पॉइंट में लिख दीजिए, प्रस्तावित सदन में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, प्रस्तावित सदन में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, पारित होने के बाद यदि यदि दूसरा सदन भी, यदि दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है, दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को पद का त्याग करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पद का त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 1 लिखिए। नोट नंबर 1, देखिए 42वें संविधान संशोधन में एक लाइन जोड़ दिया गया था कि
42वें संविधान संशोधन में एक लाइन जोड़ दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए, मना नहीं कर सकता है। मना नहीं कर सकता है मतलब समझा देता हूं इसका। उस पॉइंट को दोबारा सुन लेंगे एक बार। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा या कार्य करने को बाध्य है, यह भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, 42nd संशोधन इंदिरा गांधी के समय में आया था और इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे ऐसे नियम बनवाए जिससे राष्ट्रपति को बांध के रख दिया। अब क्या नियम बना दिया, तो 42nd संशोधन में कह दिया कि मंत्रिपरिषद जो कहेगा चुपचाप राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा। अब इससे क्या होता है, इससे यह होता है, सिद्ध होता है, ये तो राष्ट्रपति रबर का स्टाम्प हो गया कि कोई भी आके किसी भी लॉ पर लगा देगा स्टाम्प, उसके निर्णय की कोई वैल्यू नहीं रही। तो बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उस समय एक और संशोधन किया गया, 44वां संशोधन 1978, आपने कई बार पढ़ा है। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, इसमें थोड़ा सुधार किया। कहा कि यदि मंत्रिपरिषद कुछ भी राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति आंख मूंद के साइन नहीं करेगा, एक बार पुनर्विचार के लिए जरूर भेज सकता है। दोबारा यदि मंत्रिपरिषद ने कहा कि नहीं यही होना चाहिए, तब जाके पास होगा। थोड़ी सी पद की गरिमा बचा ली, वरना फखरुद्दीन अली अहमद की हालत ऐसी थी कि इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन से कभी पूछा भी नहीं कि करना क्या है। खास करके इमरजेंसी लगाने के वक्त में भी एक बार इंदिरा गांधी गाड़ी निकाल के चली गई थी फखरुद्दीन के पास और सीधा बोला कि साइन कर दीजिए इस पर। फखरुद्दीन अली अहमद आए सुबह में 4 साढ़े 4 बजे का समय। ठीक, ठीक है, उस समय व्यक्ति कैसी अवस्था में होगा, उसी अवस्था में आ गए। ठीक है, एक लंगोट पहने हुए आ गए और साइन कर दिया था। ये सही घटना मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ा भी नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरी मृत्यु का फरमान लिखा है कि महाभियोग लिखा है, कुछ नहीं पढ़ा। सुबह जाके फखरुद्दीन को पता चला कि इमरजेंसी लग गई देश में। इंदिरा गांधी की वो हनक थी, राष्ट्रपति को कोई छूट नहीं छोड़ा था। राष्ट्रपति भी जानता था कि जब कोई पावर नहीं बचा है तो जो दे उस पर आंख मूंद करके ऐसे साइन कर दीजिए। कर दिया और लग गया आपातकाल। लेकिन बाद में जाके इसमें सुधार हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति एक बार पढ़कर साइन करते थे। और जो घटना मैंने आपको बताई है, एक बुक है इमरजेंसी के रिगार्डिंग जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं। उसमें लेखक ने इस पॉइंट को हूबहू लिखा है बिना परिवर्तन के। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी, चूंकि राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री आवास से दिल्ली में बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है कि 10-12 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से, 10 मिनट चली गई। एक बार बाहर बुलाया, फखरुद्दीन के होश उड़ गए कि क्या हुआ। 4 बजे सुबह में प्रधानमंत्री का बुलावा आ गया है। और जब आया और पता चला कि साइन करना है, तो उसने भी सोचा कि अच्छा होगा कि सुबह 7 बजे के बाद देखेंगे किस बात पर साइन किया था। साइन करके चला गया। तो ये खौफ था जिसको फिर से सुधारा गया। नोट नंबर 2 में लिख दीजिए, देखिए 44th संशोधन में कहा गया, 44th संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। एक बार लौटा सकता है, लेकिन दोबारा मानने के लिए मजबूर है। दोबारा मानने के लिए मजबूर है। मजबूर है। ठीक है, नेक्स्ट नोट, आर्टिकल 61 क्या है इसमें कहा जाए।
राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो होता है, उसके बाद बताइए नेक्स्ट लाइन दोबारा से कहा जाए। हाँ, ये पावर है राष्ट्रपति के पास, इसको हम आगे लिखेंगे कि कोई भी बिल आएगा तो एक पावर है, चर्चा में करता आगे चलकर लास्ट में। जैसे कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति यदि चाहे कि मैं इस पर साइन ना करूं अभी, तो अनंत काल के लिए, इन्फिनिटिव टाइम के लिए वो लटका के रख सकता है। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं इसको मानूंगा या नहीं मानूंगा, कोई निर्णय ही नहीं देगा। इस पर संविधान मौन है, जिसको हम आगे लिखेंगे। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? अभी जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई राष्ट्रपति इस तरह की हिमाकत करते हैं, तो एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति भी क्या है, कभी न कभी एक नेता रहा होता है, किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होता है, प्रेशर आ जाते हैं। जैसे वर्तमान में जगदीप धनखड़ पर प्रेशर आ गया था, तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? उपराष्ट्रपति, देखा है कि नहीं? रिजाइन करना पड़ा, स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन कर दिया, लेकिन कारण स्वास्थ्य कारण नहीं था। तो पावर तो है पॉकेट वीटो, लेकिन वो भी रबर स्टाम्प के जैसा है। पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि अंत में या तो उस बात को मानना पड़ता है या पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में चलते हैं। आर्टिकल 61, इसमें क्या है? 61 में महाभियोग है, तो इसमें लिख दीजिए महाभियोग की शक्ति। 61 में अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल, नोट में लिख दीजिए दोबारा, क्वासी जुडिशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात क्लियर हो गया है कि कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि संविधान इस बिंदु पर मौन है। ये क्लियर हो चुका है, बेसिक बातें आपने समझ ली हैं। कॉपी के शीर्ष पर लिख दिए, सबसे टॉप पर, उपराष्ट्रपति के मामले में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जमानत राशि 15,000 रुपए है। जमानत राशि क्या है? वहां भी 15,000 रुपए है। और ध्यान रखना है कि टोटल वैलिड वोट, जो कुल वैध मत होते हैं, उसका 1/6 मत नहीं मिला तो राशि जब्त हो जाती है। इसको भी लिख दीजिए, कुल वैध मतों का 1/6 मत चाहिए। कुल वैध मतों का 1/6 मत चाहिए, अन्यथा जमानत की राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हेडिंग में राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, पहला, फर्स्ट, कार्यपालिकीय शक्ति, कार्यपालिकीय शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, तीसरा, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, वीटो की शक्ति, वीटो, वीटो की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति। याद रखिएगा, कूटनीतिक को ही राजनयिक शक्ति भी कहते हैं, लिख दीजिए ऑब्लिक देकर, कूटनीतिक या राजनीतिक। उसके बाद आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, स्वविवेकीय शक्ति,
सेल्फ डिसीजन पावर, स्वविवेकीय शक्ति, ठीक है, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियां, ठीक है। हेडिंग में लिखिए कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, या प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। वह अपने अधीनस्थ के माध्यम से कार्यों को संपन्न करेगा, संपन्न करेगा। ठीक है, नीचे लिखिए आर्टिकल 77(1) 77(1) 77(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। ठीक है, आर्टिकल 53(1) 53(1) 53(1) इसमें लिखिए राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति देश के समस्त उच्चाधिकारियों की नियुक्ति और हटाने की शक्ति रखता है, नियुक्ति और हटाने की शक्ति रखता है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, नियुक्ति भारत का महान्यायवादी, दूसरा भारत का महान्यायवादी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश, ठीक है, सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और अन्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य, अन्य यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, सदस्य
वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। सदस्य। एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी। एससी और एसटी के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, नोट में लिख दीजिए, यह सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। यह सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। सलाह से करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में, नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेते हैं। सलाह लेते हैं। ठीक है, अगला नोट लिखिए, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75A के तहत, या हिंदी में क लिखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75A के तहत राष्ट्रपति करते हैं। 75A के तहत राष्ट्रपति करते हैं। अगला नोट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। 2-3 टिक लगा दीजिए इस नोट में। लिखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 148 से 151। कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में कहते हैं। कॉम्प्ट्रोलर, परीक्षक राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं, लेकिन लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक है, स्टेट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कोर्ट के अनुमोदन पर हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य
को भी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आलोक में, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आलोक में राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हटा सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अंग है। राष्ट्रपति संसद का अंग है। संसद का अंग है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं या आहूत करते हैं। आहूत माने बुलाना। आर्टिकल 79 में ही है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं और अवसान करते हैं। अवसान मतलब समाप्ति की घोषणा। अवसान करते हैं। नेक्स्ट, एक बार मैं थोड़ा संशोधन चाहूंगा। ये जो आपने लिखा है कि आहूत करते हैं, अवसान करते हैं, 79 में नहीं होगा। 79 में केवल इतना लिखा है कि संसद क्या है और राष्ट्रपति इसका अंग है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा अलग से लिख दीजिए। आर्टिकल 85, 85 सत्र बुलाना अलग में है, 85 में है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में, राष्ट्रपति दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। आर्टिकल 108। 108 नेक्स्ट, आर्टिकल 87 के अनुसार 87 आर्टिकल 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 80 के अनुसार, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई विशेष अनुभव प्राप्त हो। ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई विशेष अनुभव प्राप्त हो, मतलब इन 5 क्षेत्र के लोगों को सीधा उठाकर राज्यसभा के मेंबर बना सकते हैं। यह पावर है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, अनुच्छेद 331 के अनुसार
अनुच्छेद 331 के अनुसार अनुसार सम, लोकसभा में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की स्थिति में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की स्थिति में नहीं मिलने की स्थिति में स्थिति में आंग्ल भारतीय कोटे से आंग्ल भारतीय कोटे से 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। कहां पर? लोकसभा में। आंग्ल भारतीय कोटे से 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, नोट में लिखिए। देखिए, अनुच्छेद 331 के इस प्रावधान को अनुच्छेद 331 के इस प्रावधान को 104वां संशोधन 2020 के माध्यम से फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। 104वां संशोधन 2020 के माध्यम से फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल इसको 2030 तक के लिए समाप्त कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 10 साल के लिए। अब एंग्लो इंडियन कौन होगा, इसकी चर्चा कहां पर है? तो आर्टिकल 366 में है। देखिए, आर्टिकल 366 और तीर का चिन्ह 366। देखिए, आर्टिकल 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा है। आर्टिकल 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा है। आर्टिकल 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा है, जिसके अनुसार पिता यूरोप का हो और माता भारत की हो। पिता यूरोप का हो और माता भारत की हो, और वह व्यक्ति भारत में रहता हो। ठीक है, इसको याद रखना है। राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है, आर्टिकल 123 में विशेष अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कि मान लीजिए अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि कोई कानून लागू करना ही पड़ेगा, तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको लिख दीजिए, आर्टिकल 123, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीर का चिन्ह। देखिए, आर्टिकल 123 के तहत आर्टिकल 123 के तहत अल्प अवधि का कानून या अध्यादेश जारी कर सकता है। अल्प अवधि का कानून या अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी किया जाता है। यह तब किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। यह तब किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना आवश्यक है। ठीक है,
अब एक बात ध्यान रखना है कि 123 के अंदर जो अध्यादेश राष्ट्रपति लागू करेंगे वो तो संसद ने पारित नहीं किया है अभी। तो जब अगला सत्र बैठेगा तो याद रखना है कि कम से कम वह 6 सप्ताह तक रह सकता है और अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। इसको लिख दीजिए। देखिए, ऐसा अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभता की स्थिति में ऐसा अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभता की स्थिति में 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है और उसके बाद अधिकतम 6 महीने तक। 6 महीने तक। अर्थात अर्थात टोटल 6 सप्ताह प्लस 6 माह तक, यानी लगभग 7.5 माह तक मैक्सिमम लागू रख सकते हैं उसको। लगभग 7.5 माह तक। 6 सप्ताह प्लस 6 माह। मान लीजिए इस अध्यादेश को कानून बनाना पड़ेगा तो संसद के दोनों सदनों से क्या होगा? साधारण बहुमत से अनुमोदन करना पड़ेगा। लिख दीजिए अगले पॉइंट में। ऐसे अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए ऐसे अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है। पास करवाना पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेंगे। अब आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति जैसे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो राष्ट्रपति किस किस सूची में अध्यादेश जारी कर सकता है? वेरी गुड, संघ और समवर्ती में। लिख दीजिए राष्ट्रपति का अध्यादेश संघ सूची और समवर्ती सूची के लिए कानून बना सकता है। संघ सूची और समवर्ती सूची के लिए कानून बना सकता है। कानून बना सकता है। कानून बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 112 तीर का चिन्ह, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण की शक्ति। ये सब राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 151 कैग का प्रतिवेदन, सीएजी कैग, कैग का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। 281 वित्त आयोग, वित्त आयोग की अनुशंसा। 323 यूपीएससी का प्रतिवेदन। 323 यूपीएससी का प्रतिवेदन। 340 पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन।
338 क 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन। उसके बाद लिखिए अनुच्छेद 3 समझ रहे हैं ना, नए राज्यों का निर्माण, सीमा संसद के पास हो सकती है, उसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तन। राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन आर्टिकल 110 में क्या है? 110 आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। लिखिए आगे, लिखिए आर्टिकल 110 10 धन विधेयक। 110 धन विधेयक। 117 1 117 1 धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाएगा। 117 1 धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा। आर्टिकल 117 3 संचित निधि से व्यय की चर्चा। 117 3 संचित निधि से व्यय की चर्चा। ठीक है। 304 304 इसमें लिखिए ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हेडिंग देके छोड़ दीजिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। इस चैप्टर में हम 2 क्लासेस और लेंगे, राष्ट्रपति को देख लेंगे। उपराष्ट्रपति जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उपराष्ट्रपति के बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो राष्ट्रपति के समकक्ष हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री को देख लेंगे, कैबिनेट को देख लेंगे, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को देख लेंगे, किचन मॉडल को देख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इस कड़ी में जो महान्यायवादी की भूमिका है, कैग की भूमिका है, या फिर किसी अन्य संवैधानिक संस्था की भूमिका है, उसमें हमें कितना तक पढ़ना है। इन बातों को पूरा करने में 2 कार्य दिवस का समय लग जाएगा और यह खंड समाप्त हो जाएगा। आज मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। कल समय 8 बजे फिर क्लास को शुरू करेंगे और इसके अगले खंड को देखेंगे जिसमें राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। शुभ रात्रि।